पाकिस्तान स्प्लिट हो रहा है, पाकिस्तान अलग अलग टुकड़ों में बट रहा है। इसकी शुरुआत बहुत पहले से हो चुकी थी, लेकिन अब लगता ऐसा है कि जो इकोनॉमी खराब हुई है, उसको कहते हैं ना अंग्रेजी में फाइनल नेल इन द कॉफिन, ताबूत में आखिरी कील वही है। खैर, फिक्र में बात समाजवादी पार्टी सांसद रामजी लाल सुमन की, जिनके राणा सांगा पर दिए गए विवादित बयान के बाद खूनी संग्राम छिड़ गया है। आगरा के हरी पर्वत इलाके में एसपी सांसद रामजी लाल सुमन का घर है और आज करणी सेना के 1000 से ज्यादा कार्यकर्ताओं ने उनके घर पर हमला बोल दिया। आज हमारे पास फिक्र की ऐसी वीडियो फाइल्स हैं जिनमें हिंसा है, विरोध है, नारेबाजी है, हंगामा है, अराजकता है और जमकर खून खराबा है। आज बेहद गुस्से में पहुंचे करणी सेना के कार्यकर्ताओं ने रामजी लाल सुमन के घर में घुसने की कोशिश की। उन्होंने खूब हंगामा किया। पुलिस ने जब रोकने की कोशिश की तो वो पुलिस पर भी हमलावर हो गए। पुलिस वालों पर कुर्सियां फेंक कर मारी गईं, उन पर पत्थर चलाए गए, डंडे फेंक कर मारे गए। पुलिस वालों ने लाठियां चलाई तो करणी सेना के लोग भी उग्र हो गए। इस हाथापाई में कई पुलिसकर्मी भी गंभीर रूप से जख्मी हुए हैं, जिसमें आगरा के एक इंस्पेक्टर खुद शामिल हैं। पहले फिक्र की वीडियो फाइल की मदद से समझते हैं कि आखिर ये हमला क्यों हुआ, पूरा मामला क्या है। दरअसल कुछ दिनों पहले संसद में एसपी सांसद रामजी लाल सुमन ने राणा सांगा पर विवादित बयान दिया था। उन्होंने बीजेपी पर हमला बोलते हुए राणा सांगा को गद्दार कह दिया था। इस पर पिछले कुछ दिनों से लगातार राजनीति हो रही है। करणी सेना ने भी रामजी लाल सुमन को धमकी दी। इसके बाद सुबह रामजी लाल के समर्थक उनके घर के बाहर बैठ गए। उन्होंने कहा कि वो करणी सेना के लोगों का इंतजार कर रहे हैं, रामजी लाल सुमन के घर पर आंच भी नहीं आने देंगे। लेकिन हुआ इसका ठीक उलट। करणी सेना के करीब 1000 से ज्यादा कार्यकर्ता रामजी लाल सुमन के घर पहुंच गए और फिर पुलिस से मुठभेड़ में दोनों तरफ के लोगों का खून बहा। करणी सेना के लोगों का रामजी लाल सुमन के घर पर हमला कितना बड़ा था, इसे समझाने के लिए हमने फिक्र की वीडियो फाइल्स को कुछ टुकड़ों में बांटा है। एक एक वीडियो फाइल से हम इस हमले को दिखाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि पुलिस को भी अंदाजा नहीं था कि करणी सेना के इतने ज्यादा लोग एक साथ धावा बोल देंगे। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि आखिर किस तरह एक बड़ी गाड़ी पर सवार होकर करणी सेना के लोग आ रहे हैं और करीब 25 से 30 पुलिस वाले बैरिकेड लगाकर उन्हें रोकने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो रोक नहीं पा रहे हैं। इस दूसरे वीडियो में आप सड़क पर हजारों की भीड़ देख सकते हैं। ये भीड़ किसी नेता की रैली में हिस्सा लेने के लिए नहीं है, बल्कि एक नेता के घर पर हमला करने जा रही है। सोचिए, इतने सारे लोग एक साथ किसी के घर पर हमला करने की ठान लें तो पुलिस क्या कर पाएगी? क्या आगरा पुलिस पूरी तरह तैयारी के साथ रामजी लाल सुमन के घर के बाहर मौजूद थी? ये भी बड़ा सवाल है। फिक्र की तीसरी वीडियो फाइल में आप देख सकते हैं कि आखिर किस तरह करणी सेना के लोग सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचा रहे हैं। उन्होंने रामजी लाल सुमन के घर के बाहर खड़ी गाड़ियों को एक एक करके तोड़ना शुरू कर दिया। बड़े बड़े ईंट पत्थरों से उन्होंने गाड़ियों पर हमले किए। फिक्र की चौथी वीडियो फाइल में आप रामजी लाल सुमन के घर के बाहर कोहराम देख सकते हैं। पुलिस वाले करणी सेना के लोगों को रोकने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मानो उन पर खून सवार था। वो न सिर्फ कुर्सियां तोड़ रहे थे, बल्कि पुलिस वालों पर कुर्सियां फेंक कर मार रहे थे। आखिरकार पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया, जिसके बाद करणी सेना के लोगों को दौड़ा कर मारा गया। कई लोगों को हिरासत में लिया गया है, जबकि कई लोग भागने में कामयाब हो गए। राणा सांगा को रामजी लाल सुमन ने गद्दार कहा था। अखिलेश यादव ने उनके इस बयान का समर्थन किया था, लेकिन आज अखिलेश जी की भाषा बदल गई है।
अखिलेश ने एक्स पर लिखा, समाजवादी पार्टी मेवाड़ के राजा राणा सांगा की वीरता और राष्ट्रभक्ति पर कोई सवाल नहीं कर रही है। भाजपा ने इतिहास के कुछ विषयों को सदैव राजनीतिक लाभ उठाने के लिए और देश को धार्मिक जातिगत आधार पर विभाजित करने के लिए इस्तेमाल किया। इसके बाद अखिलेश ने मीडिया के सामने आकर भी बयान दिया, लेकिन मीडिया के सामने अखिलेश ने दलित कार्ड खेल दिया। अखिलेश ने कहा कि रामजी लाल सुमन पर हमला इसलिए हुआ क्योंकि वो दलित हैं। अब इस पर राजनीतिक बयानों वाली ये रील देखिए। रामजी सुमन जी पे इसलिए अटैक हुआ कि एक तो वो दलित हैं और दलित होने की वजह से उन पर अटैक हुआ है। दुख है इस बात का कि जो भारतीय जनता पार्टी ने ये परंपरा शुरू की है कि इतिहास अपनी मानसिकता से, अपने पॉलिटिकल लाभ से पढ़ें। किसी जनप्रतिनिधि को तो ये अधिकार नहीं कि ऐसे किसी व्यक्ति को जिसके बारे में सम्मान, श्रद्धा हो और महापुरुष हो, उसके खिलाफ अपमानजनक शब्दों का प्रयोग करें और उनकी पार्टी उनको शोकाज नोटिस न दे, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई न करे। तो इससे करोड़ों लोग आहत हुए हैं। तो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। और आप ये क्या संदेश देना चाहते हैं हमारी सोसाइटी को, और इससे जो यंगर जनरेशन है वो क्या सीखेंगे? किस तरह का उपद्रव जो है मचाया जा रहा है पूरे उत्तर प्रदेश में। मैं समझती हूँ सरकार को उस पर स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहिए, और अगर कोई लोग संपर्क भी करते हैं शासन और प्रशासन से, तो ये शासन प्रशासन वाले समय पर नहीं पहुंचते हैं, जानबूझ के नहीं पहुंचते। लेकिन सवाल है कि आखिर राणा सांगा पर इतना विवाद क्यों छिड़ गया? आखिर राणा सांगा को कैसे योद्धा के तौर पर याद किया जाता है? अब इसे समझते हैं। देखिए, राणा सांगा 1508 में मेवाड़ के सिंहासन पर बैठे। राणा सांगा ने ही हिंदुस्तान में पैर फैला रहे बाबर के खिलाफ राजपूतों को एकजुट किया। वर्ष 1527 में खानवा की लड़ाई में राणा सांगा ने बाबर का बहादुरी से सामना किया। इतिहासकारों के अनुसार इस युद्ध में राणा सांगा को 80 घाव आए थे। इसके बावजूद भी वो लगातार युद्ध लड़ते रहे और गंभीर रूप से घायल होने पर उनकी मृत्यु हो गई। इतिहासकार बताते हैं कि महाराणा सांगा जब भी युद्ध करने के लिए जाते थे तो वहां विजय मिलने के बाद सबूत के तौर पर शत्रुओं का तंबू उखाड़कर अपने साथ ले आते थे, और उन्हीं राणा सांगा को एसपी सांसद रामजी लाल सुमन के गद्दार कहने पर राजनीतिक रण छिड़ा हुआ है। अब फिक्र की अगली खबर दिखाते हैं आपको। अगर आप भी ईद की तैयारियों में जुटे हुए हैं तो आपको यह खबर बहुत ध्यान से देखनी चाहिए। इस खबर का कीवर्ड है ईद की नमाज, और आज ये कीवर्ड मेरठ, संभल और दिल्ली में बहुत ट्रेंड कर रहा है। मेरठ में ट्रेंडिंग की वजह है वहां के पुलिस प्रशासन का फैसला, जिसके तहत सड़क पर नमाज पढ़ी तो पासपोर्ट रद्द हो सकता है। संभल में भी सड़क और घरों की छत पर ईद की नमाज नहीं पढ़ी जाएगी, और दिल्ली में सड़कों पर नमाज के मुद्दे पर बीजेपी विधायक करनैल सिंह ने पुलिस कमिश्नर को एक लेटर लिखा है। सबसे पहले बात मेरठ की करते हैं, जहां ईद की नमाज को लेकर पुलिस प्रशासन ने नए नियम जारी कर दिए हैं। इन नियमों को नजरअंदाज करना वहां लोगों के लिए मुश्किलें खड़ी कर सकता है। नियम यह है कि अगर किसी ने सड़क पर ईद की नमाज पढ़ी तो न सिर्फ उस पर FIR दर्ज होगी बल्कि उसका पासपोर्ट भी रद्द किया जाएगा, जिससे उसकी हज और उम्रा के सफर की राहें बंद हो सकती हैं। मेरठ पुलिस उन लोगों की लिस्ट भी तैयार कर रही है जिन्होंने पिछले साल ईद के मौके पर सड़कों पर नमाज अदा की थी। यानी संकेत बिल्कुल साफ है कि इस बार सड़क पर सजदा करना मुश्किलों को दावत देने जैसा होगा। इस बार ईद की नमाज के लिए मेरठ पुलिस का ऑर्डर एकदम क्लियर है। अगर किसी ने भी ईद की नमाज सड़क पर की तो पुलिस उसके खिलाफ तुरंत एक्शन लेगी। ऐसा करने वाले के खिलाफ FIR दर्ज की जाएगी, उसका ड्राइविंग लाइसेंस रद्द कर दिया जाएगा और साथ ही साथ पासपोर्ट भी रद्द होगा, और ऐसा होने पर उम्रा या हज के लिए जाने पर संकट आ सकता है। मेरठ के SP आयुष विक्रम सिंह ने साफ शब्दों में कह दिया है, ईद की नमाज सड़क पर नहीं होने दी जाएगी। ईदगाह और मस्जिदों में ही नमाज पढ़ी जाएगी। सुरक्षा के लिए PSC और RSF को तैनात किया जाएगा। शांति व्यवस्था बनाए रखने और लोगों की निगरानी के लिए इस बार सिर्फ पुलिसकर्मी ही तैनात नहीं होंगे बल्कि ड्रोन कैमरों के जरिए आसमान से भी नजर रखी जाएगी। एक्सक्यूज मी। वैसे मेरठ में पुलिस प्रशासन के इस ऑर्डर में बहुत चिंगारियां हैं, क्योंकि इसका विरोध भी शुरू हो गया है और सवाल भी उठाए जा रहे हैं।
जैसे पुलिस का कहना है कि कोई ईद की नमाज सड़क पर ना पड़े, लेकिन मुस्लिम समुदाय के लोग कह रहे हैं कि विशेष धर्म के खिलाफ सियासत बंद होनी चाहिए। पुलिस की चेतावनी है, सड़क पर नमाज पढ़ी तो मुकदमा दर्ज होगा। लेकिन मुस्लिमों का सवाल है, जब सभी धर्मों को छूट है तो सिर्फ मुस्लिमों पर मुकदमे क्यों? पुलिस का कहना है कि नमाज सिर्फ मस्जिदों, ईदगाहों में होगी, लेकिन मुस्लिम समुदाय के लोगों का सवाल है कि फिर कांवड़ियों के लिए रास्ते क्यों खोले जाते हैं। हम आपको इस पर एक न्यूज रील दिखाते हैं, फिर दूसरी लोकेशन पर लेकर चलेंगे। अभी दिसंबर में शादियां थी, पूरा मेरठ जाम पड़ा था। क्या उन पे किसी पे मुकदमा हुआ? तो ये राजनीतिक रोटियां सेकनी जो है सरकार बंद करे और जो काम है काम के तरीके से करे। मैं तो कहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से सब कुछ बंद होना चाहिए सड़क पे। भाई मुसलमान इस देश का जो है नागरिक है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब अपने त्योहार मनाते हैं, सबको छूट है बराबर की। जैसे ये मुकदमे और बाजी है, ये चीज़ें गलत हैं। भाई मुसलमान एक साल में एक बार नमाज पढ़ता है ईद की। किसी भी सूरत हाल में रोड पर नमाज नहीं पढ़ी जाएगी। एकदम स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं इनको, इन्हें बता भी दिया गया है, इन्हें नोटिस भी जारी किया गया है। अगर ये कोई केस इनके खिलाफ बनता है, किसी के खिलाफ भी होता है, तो यूजुअली होता है कि जो पासपोर्ट हो गया, लाइसेंसेज हो गए, वो रद्द किए जा सकते हैं। नए पासपोर्ट नहीं बनते जब तक वो क्लियरेंस नहीं हो जाए, एनओसी कोर्ट से ना मिल जाए। ड्रोन से, सीसीटीवी फुटेज से, कैमरे से, हमारे जो लोकल इंटेलिजेंस है, हमारे लोकल वॉलंटियर, सभी लोगों की मदद ली जा रही है सर, इस पर नजर रखने के लिए। कि जब ये कावड़ चलती है, रास्ते बंद कर देते हैं ये, हमें उससे भी उसको क्यों ऐतराज नहीं उठाया जा रहा? हमारे लिए क्यों है ये मुसलमानों के लिए? ये अपने आप को भी तो कंट्रोल करें। ये गलत हैं जो राय देते हैं रोड पे नमाज पढ़ो, अन्य तो नमाज तो कायदे में मस्जिद में ही होनी चाहिए। अब इस खबर की दूसरी लोकेशन पर आपको लेकर चलते हैं। लोकेशन है संभल, वो इलाका जहां का हर मुद्दा राजनीतिक पिच पर बैटिंग करता है। लेकिन इस बार ईद की नमाज को लेकर जिला प्रशासन ने नियमों की नई बाउंड्री बना दी है। प्रशासन का कहना है कि ना तो सड़कों पर सजदा होगा और ना ही घरों की छतों पर इबादत, यानी दोनों ही जगहों पर नमाज अदा नहीं की जाएगी। वहां जिला प्रशासन ने नवरात्रि, रामनवमी और ईद को देखते हुए पीस कमेटी की बैठक बुलाई, जिसमें हिंदू और मुस्लिम दोनों समुदाय के प्रतिनिधि शामिल हुए। इस बैठक में फैसला किया गया कि घरों की छतों और सड़कों पर नमाज अदा नहीं की जाएगी। आपको बता दें कि संभल में मुस्लिम समुदाय की तरफ से घरों की छतों पर नमाज अदा करने की इजाजत मांगी गई थी, लेकिन माहौल को देखते हुए जिला प्रशासन ने अनुमति देने से इनकार कर दिया। केवल ईदगाहों और मस्जिदों में नमाज की इजाजत दी गई। संभल पहले कई बार विवादों के केंद्र में रहा है। पिछले महीने वहां पुरातत्व विभाग की खुदाई को लेकर बवाल हुआ, फिर धार्मिक आयोजनों पर गर्मा गर्म बहस चढ़ी और उसके बाद होली के दिन जुमे की नमाज पर माहौल तनावपूर्ण रहा। इसीलिए मौके की नजाकत को देखते हुए प्रशासन इस बार पहले ही अपनी तैयारी पूरी कर चुका है। संभल के सीओ अनुज चौधरी ने सभी लोगों से शांति और सौहार्द की अपील की है। साथ ही उन्होंने लोगों से कहा है कि अगर आप ईद की सेवैयां खिलाना चाहते हैं तो गुजिया भी खानी पड़ेगी। भाईचारा बनाए रखना सबकी जिम्मेदारी है। सड़कों पर किसी भी तरह की नमाज अदा करने की अनुमति नहीं प्रदान की जाएगी और मस्जिद परिसर के अंदर ही एवं ईदगाह के अंदर ही नमाज अदा की जाएगी, यह सुनिश्चित किया जाएगा। छतों के ऊपर किसी भी तरह से नमाज अदा नहीं की जाएगी। जहां परंपरागत रूप से मस्जिद के अंदर, ईदगाह के अंदर नमाज अदा की जाती रही है, वहीं की जाएगी और किसी भी व्यक्ति को गलत तरीके से नमाज अदा करने नहीं दी जाएगी। ये हमसे मुताल्लिक नहीं है। जो त्यौहार आ रहे हैं या जो भी जिन चीज़ों को हम मनाते हैं, जो रवायतें हैं, हम उनको शांतिपूर्ण ढंग से बनाएं। जितने भी पक्ष हैं सभी बैठें और बैठ के बातें करें। अगर कोई समस्या है तो उस पर भी बात की जाए। सड़क पर नमाज नहीं पढ़ना है तो ये पहले से भी, पिछले बार से बहुत पहले से लागू है, कोई नई बात नहीं है। ये तो सड़क पर नमाज नहीं पढ़ना है, आप सभी भी सहमत हैं इस बात से, तो इसका अपने स्तर से भी अनुपालन करना सुनिश्चित करेंगे।
अब खबर की फाइनल लोकेशन दिल्ली, जहां शकूर बस्ती से बीजेपी विधायक करनैल सिंह ने दिल्ली पुलिस कमिश्नर को एक चिट्ठी लिखी। इस चिट्ठी में उन्होंने लिखा कि हमारे शहर में सड़कों और सार्वजनिक स्थानों पर नमाज पढ़ने से यातायात बाधित होता है, जिससे आम जनता को असुविधा होती है। कई बार इसकी वजह से एम्बुलेंस, स्कूल बसें और अन्य आवश्यक सेवाएं भी प्रभावित होती हैं। इसीलिए आपसे निवेदन है कि प्रशासन इस विषय में आवश्यक कदम उठाए और सुनिश्चित करे कि धार्मिक गतिविधियां निर्धारित स्थानों और निजी परिसरों में ही आयोजित की जाए। यानी पुलिस ने मेरठ और संभल में ईद की नमाज के लिए जो एक्शन प्लान बनाया है, कुछ वैसी ही मांग अब दिल्ली में भी हो रही है। मैंने अनुरोध किया है कि जो सड़कों पर नमाज पढ़ी जाती है उससे ट्रैफिक में बड़ी अव्यवस्था हो जाती है। ट्रैफिक जाम लगा रहता है घंटों घंटों तक। और फिर जब मस्जिद के अंदर जगह है, मस्जिद के पार्क में जगह है, मस्जिद की छत पर जगह है, तो आप दिखावा क्यों करते हैं सड़क पर, जिससे लोगों के अंदर अव्यवस्था फैलती है। और जब ट्रैफिक जाम होता है तो क्या सिर्फ हिंदू भाई परेशान होते हैं, क्या सभी लोग परेशान होते हैं। जब एम्बुलेंस के अंदर कोई आदमी बीमार होता है, क्या उसका कोई धर्म होता है क्या जब स्कूल के अंदर, बसों के अंदर बच्चे सिर्फ हिंदू होते हैं, क्या उनके भी बच्चे होते हैं। दिल्ली के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, अब कानून का पालन होगा, जंगल राज अब नहीं चलेगा। मैं सब आपके माध्यम से सब लोगों को बताना चाहता हूँ, दिल्ली के अंदर अब जंगल राज नहीं चलेगा। सबको कानून मानना पड़ेगा, कानून का पालन करना पड़ेगा। अब जो हम आपको बता रहे हैं उसे बड़े ध्यान से देखिए, सुनिए और लोगों के साथ शेयर करिए, क्योंकि देखिए देश में सड़क पर नमाज पढ़ने को लेकर होने वाले विमर्श में बहुत सारे इफ्स एंड बट्स हैं, बहुत सारे प्रो में हैं, बहुत सारे एंटी में हैं। इसीलिए दुनिया के दूसरे मुस्लिम देशों में इसे लेकर क्या नियम है ये जानना जरूरी है। शायद आपको यह जानकर हैरानी होगी कि दुनिया के कई मुस्लिम देशों में सड़क पर नमाज पढ़ना अपराध माना जाता है। जैसे सऊदी अरब में सड़क पर गाड़ी रोककर नमाज पढ़ना कानून का उल्लंघन है। इसी तरह दुबई में अगर किसी ने सड़क पर नमाज पढ़ी तो उस पर 500 दिरहम यानी करीब 8800 रुपए का जुर्माना है। पिछले वर्ष अबू धाबी में भी सड़क पर गाड़ी रोककर नमाज पढ़ना अपराध घोषित किया जा चुका है, जबकि कई इस्लामिक देशों में खुले में या सड़क पर नमाज पढ़ने की इजाजत नहीं है। लेकिन भारत में यह विषय हमेशा विवादों में रहा है और इसका इस्तेमाल नेता और धर्म के कथित ठेकेदार अपने अपने स्वाद अनुसार करते हैं। फिक्र में अब बात उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की, जिनके कुछ बयान इस वक्त देश की सियासत में ट्रेंड कर रहे हैं। न्यूज एजेंसी एएनआई को दिए इंटरव्यू में सीएम योगी ने कई सवालों का आक्रामक अंदाज में जवाब दिया है, लेकिन योगी के इन जवाबों पर ही अब विपक्ष सवाल उठा रहा है। हम आपको सीएम योगी के बयानों के कीवर्ड्स भी बताते हैं, जिससे आप ये समझ जाएंगे कि इस पर इतनी हलचल क्यों है। सीएम योगी ने बुलडोजर एक्शन को से लेकर संभल में धार्मिक स्थलों की खोज वाले अभियान को सही बताया, तो पाकिस्तान का हवाला देकर भारत को मुसलमानों के लिए सुरक्षित कहा। वहीं श्री कृष्ण जन्मभूमि विवाद पर योगी ने जो कुछ कहा, उसने विवादों वाली लिस्ट को और बड़ा कर दिया है। योगी ने कहा कि मथुरा में हम कोर्ट के आदेश का पालन कर रहे हैं, वरना अब तक बहुत कुछ हो गया होता। सीएम योगी के इस बयान के बहुत कुछ वाले हिस्से के बहुत सारे मतलब निकाले जा रहे हैं। विपक्ष कह रहा है कि योगी को न संविधान की परवाह है, न सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की। यह बात इसलिए कही जा रही है कि सीएम योगी के आक्रामक तेवर कई मुद्दों पर सुप्रीम कोर्ट के रुख से मेल नहीं खाते हैं। बुलडोजर एक्शन पर योगी ने कहा कि जो जिस भाषा में समझता है उसे उसी भाषा में समझाना चाहिए। कोई हिंसा करने आएगा तो उससे ये तेवर दिखाए जाएंगे, यानी वो एक तरह से बुलडोजर एक्शन को जायज ठहरा रहे हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट अपने फैसले में कह चुका है कि बिना किसी नोटिस और कानूनी कार्रवाई के बुलडोजर एक्शन को बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है। सीएम योगी ने मथुरा श्री कृष्ण जन्मभूमि विवाद पर कहा कि हम कोर्ट के आदेशों का पालन कर रहे हैं, वरना अब तक बहुत कुछ हो चुका होता। हालांकि यह मामला अदालत में विचाराधीन है। सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल मथुरा की ईदगाह मस्जिद परिसर के सर्वे पर रोक लगा रखी है। सीएम योगी ने संभल में सनातन से जुड़े धार्मिक स्थलों की खोज पर भी बयान दिया। उन्होंने कहा कि ऐसे सभी धार्मिक स्थलों को ढूंढा जाएगा। हालांकि संभल की शाही जामा मस्जिद पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम आदेश दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जब तक प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट पर
फैसला नहीं आ जाता, किसी धर्म स्थल के सर्वे का आदेश नहीं दिया जाएगा। इसके अलावा सीएम योगी ने मुसलमानों की सुरक्षा को लेकर जो कहा, उसके बाद विपक्षी नेता उन्हें जमीनी हकीकत देखने की सलाह दे रहे हैं। योगी ने कहा 100 हिंदू परिवारों के बीच एक मुस्लिम परिवार सुरक्षित है, लेकिन क्या 100 मुस्लिम परिवारों के बीच 50 हिंदू सुरक्षित हो सकते हैं? उन्होंने कहा कि बांग्लादेश और अफगानिस्तान इस बात का उदाहरण है। सीएम योगी ने उत्तर प्रदेश में मुसलमानों को सबसे ज्यादा सुरक्षित बताया। कहा कि वर्ष 2017 के बाद से यूपी में सांप्रदायिक दंगे बंद हो गए हैं। पहले आप सिर्फ 90 सेकंड में सीएम योगी के इंटरव्यू के कुछ हाइलाइट्स देखिए, फिर इस पर मचे सियासी हंगामे की तस्वीर दिखाएंगे। देखो, जो न्याय मानते होंगे उनके लिए न्याय होता है। जो स्वयं न्याय को, कानून को अपने हाथों में लेते हैं, तो बहुत बार कानून के दायरे में रहकर के उनको सबक भी सिखाया जाता है। जो जैसे समझेगा उसको उसी भाषा में समझाना चाहिए। की बात क्यों नहीं उठानी? मथुरा श्री कृष्ण की जन्मभूमि नहीं है क्या? पर वो तो अब कोर्ट में है ना। कोई कोर्ट का ही आदेश पालन कर रहे हैं ना, तो अब तक तो वहां बहुत कुछ हो गया होता। सनातन हिंदू धर्म के जो महत्वपूर्ण स्थल है, उन सभी स्थलों को हमारी विरासत के प्रतीक है। देखिए, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के नाम पे राजनीति बहुत सारे लोग करते होंगे। 65 निकाल रहे हैं आप, तो फिर 65 नहीं, वहाँ 68 सभी तीर्थों को हम निकाल रहे हैं। उनको दिखा रहे हैं कहाँ कहाँ हैं। जिसने भी कब्जे किए होंगे उनको एक एक करके सबको निकालेंगे। 100 हिंदू परिवारों के बीच में एक मुस्लिम परिवार सबसे सुरक्षित रहता है, लेकिन मैं कहता हूँ 100 परिवारों के बीच में एक हिंदू की बात तो दूर करिए, 100 मुस्लिम परिवारों के बीच में 50 हिंदू सुरक्षित रह सकता है क्या? नहीं रह सकता। उत्तर प्रदेश में मुसलमान सबसे ज्यादा सुरक्षित है, सबसे ज्यादा सुरक्षित है। अगर हिंदू सुरक्षित है तो वह भी सुरक्षित है। हम विरासत को सम्मान दे करके अपनी वर्तमान लीडरशिप को भी सम्मान करते हैं और अपने पूर्वजों के प्रति भी सम्मान का भाव रखते हैं, लेकिन जिनके आदर्श औरंगजेब हों तो उनका आचरण भी उसी प्रकार का जरूर होगा। बात देश के मुस्लिमों की सुरक्षा की हुई तो सियासी दलों ने इस पर माइलेज लेने की खूब कोशिश की है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने इन बयानों को सीएम योगी का विदाई भाषण बता दिया, तो कांग्रेस भी कह रही है कि अब यूपी से बीजेपी सरकार के जाने का वक्त आ गया है। कैसे योगी के बयानों पर आर पार वाली जुबानी तलवार चल रही है, इस पर यह न्यूज रील देखिए। हमारे मुख्यमंत्री जी ये बताएं, उनकी कुर्सी सुरक्षित है कि नहीं है? कहीं ऐसा तो नहीं कि हिंदू मुसलमान की जो अब सुरक्षा की भावना जाग रही है, कहीं ऐसा तो नहीं कि उनकी कुर्सी डगमगा रही हो, इसलिए वो कह रहे हो कि हमारे सब भाईचारा बहुत अच्छा है। उत्तर प्रदेश और हिंदुस्तान में मुस्लिम जितना सुरक्षित है उतना दुनिया के किसी कोने में सुरक्षित नहीं है। पाकिस्तान में भी सुरक्षित नहीं है, अफगानिस्तान भी सुरक्षित नहीं है, बलूचिस्तान में भी सुरक्षित नहीं है। ये जो सेफ्टी की बात कर रहे हैं, जिस तरह उन लोगों ने निरंतर लोगों में खाई पैदा की है, कौन लोग कर रहे हैं? उनके ऊपर नियंत्रण है इस सरकार का? डरी हुई सरकार है, वह सरकार के जाने का समय आ गया है। उत्तर प्रदेश में भी, भारत में भी हिंदू भी सुरक्षित रहे और मुस्लिम भी सुरक्षित रहे और दोनों के लिए काम हो, तो ये एक जो मंतव्य है, यही भारतीय जनता पार्टी का भी मंतव्य है। फिक्र में अब आगे बढ़ते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने आज इलाहाबाद हाई कोर्ट के एक फैसले के एक हिस्से को पलट दिया है। दरअसल एक नाबालिग के साथ हुई एक घटना को लेकर इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले के बाद रेप और अटेम्प्ट टू रेप के मामले पर बहस छिड़ गई थी। इसके बाद लोग इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले पर तरह तरह की प्रतिक्रिया दे रहे थे, जिस पर देश की सर्वोच्च अदालत ने आज पूर्ण विराम लगा दिया। जस्टिस बी.आर. गवई और जस्टिस ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की पीठ ने सुनवाई करते हुए कहा कि यह बहुत गंभीर मामला है और जिस जज ने यह फैसला दिया उसकी तरफ से बहुत असंवेदनशीलता दिखाई गई है। हमें यह कहते हुए बहुत दुख है कि फैसला लिखने वाले में संवेदनशीलता की पूरी तरह कमी थी। पैरा 21, 24 और 26 में की गई टिप्पणियां अमानवीय दृष्टिकोण को दर्शाती हैं। हम उस पैरा में की गई टिप्पणियों पर रोक लगाते हैं। केंद्र की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा, सुप्रीम कोर्ट का फैसला पूरी तरह से सही है। कुछ फैसलों को रोकने के कारण, कुछ फैसले रोकने के कारण होते हैं। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार, यूपी सरकार और हाई कोर्ट
रजिस्ट्रार को नोटिस जारी करते हुए 4 हफ्ते में जवाब मांगा। आपको याद दिला दें कि सुप्रीम कोर्ट की आज की टिप्पणी इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले पर की गई है। सोमवार को इलाहाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस राम मनोहर नारायण मिश्र ने रेप और अटेम्प्ट टू रेप पर टिप्पणी की थी और इस टिप्पणी में शालीनता की भारी कमी थी। इसमें कई ऐसे शब्दों का प्रयोग किया गया था जिन्हें सुनते ही देश भर में बहस छिड़ गई थी कि कोई संवेदनशील जज ऐसी भाषा का प्रयोग कैसे कर सकता। वो भाषा ऐसी है और उस टिप्पणी में ऐसे शब्द हैं जिन्हें हम सीधे सीधे आपके सामने नहीं रख सकते क्योंकि ये शालीनता के विरुद्ध होगा। वो मोटो सुप्रीम कोर्ट ने कॉग्निजेंस लिया क्योंकि इस तरह की इलाहाबाद हाई कोर्ट की जजमेंट के काफ़ी रैमिफिकेशंस हैं। ये बहुत ही इनसेंसिटिव ऑब्जर्वेशन थी इलाहाबाद हाई कोर्ट की और उस पर अभी स्टे लगा दिया गया है और सुप्रीम कोर्ट ने इसमें नोटिस भी इशू कर दिया है यूनियन ऑफ इंडिया को। उन्होंने एक्सेप्ट भी कर लिया है नोटिस। और अब फिक्र के फैंस के लिए 2 जरूरी नंबर गेम। क्या आपने कभी सोचा है कि आप कस्टमर केयर से बात करते हुए कितना वक्त खर्च करते हैं? अगर नहीं तो आप इसका हिसाब लगा सकते हैं, बल्कि हम आपको हिसाब लगा के बताते हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक भारतीयों ने वर्ष 2024 में कस्टमर केयर से बात करते हुए 15 अरब घंटे खर्च किए हैं। वक्त के हिसाब के बाद पैसे के हिसाब वाला नंबर गेम भी बताएंगे, क्योंकि अब आपके लिए एटीएम से पैसा निकालना महंगा पड़ सकता है। लेकिन पहले बात कस्टमर केयर वाले कष्ट की। आप अक्सर किसी प्रोडक्ट या सर्विस की जानकारी या शिकायत के लिए कस्टमर केयर को कॉल करते होंगे। एक रिपोर्ट के अनुसार इस काम में पिछले वर्ष भारतीयों के 15 अरब घंटे बर्बाद हुए हैं। इस हिसाब से देखें तो हर भारतीय ने औसतन 50 घंटे कस्टमर केयर से बात करने में खर्च किया है। सोचिए, साल में 50 घंटे तो सिर्फ कस्टमर केयर से बात करने में ही खर्च हो गए। रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि औसतन एक कॉल पर 30 मिनट का इंतजार होता है। हालांकि टेलीकॉम कंपनियों के मामले में कॉल वेटिंग का टाइम औसतन 10 मिनट है। रिपोर्ट के मुताबिक करीब 89% भारतीय कस्टमर केयर सर्विस से खुश नहीं है और 84% भारतीय कॉल के बाद सर्विस को लेकर नेगेटिव रिव्यू देते हैं। हालांकि एक अच्छी बात यह है कि अब इस स्थिति में थोड़ा सुधार हो रहा है और कंपनियां एआई और चैटबॉट का इस्तेमाल कर रही हैं, जिससे ग्राहकों का वक्त बच सकता है। अब बात पैसे वाले नंबर की। अगर आप एटीएम से पैसे निकालते हैं तो आपको ज्यादा चार्ज देना पड़ सकता है। जानकारी के मुताबिक 1 जनवरी 2025 से इसके कुछ नियम बदल जाएंगे, जिसके बाद होम बैंक के अलावा दूसरे किसी बैंक के एटीएम से पैसा निकालने पर चार्ज बढ़ जाएगा। एटीएम से बैलेंस चेक करने पर भी ज्यादा चार्ज देना होगा। किसी दूसरे बैंक के एटीएम से कैश लेन देन पर 17 रुपए की जगह 19 रुपए चार्ज लगेगा। वहीं बैलेंस चेक करने पर अब 6 के बजाय 7 रुपए चार्ज देना होगा। लेकिन अब आपको